हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी रीडर्स में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो बाइपोलैरिटी थी, यानी कि जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो कोल्ड वार चल रहा था, उसका एंड हो जाता है यूएसएसआर के जो डिसइंटीग्रेशन है उसके साथ। जो यूएसएसआर था वो कम्युनिस्ट ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता था और जो यूएसए था वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता था। तो पहले जब यूएसएसआर हुआ करता था तो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में बहुत कंपटीशन था, लेकिन यूएसएसआर या कम्युनिस्ट ब्लॉक जो था वो यूएसएसआर के जो डिसइंटीग्रेशन था उसके साथ ख़त्म हो गया। और फिर उसके बाद यूएसए का जो है पूरी दुनिया में हेजीमनी जो है स्थापित हुई और पूरी दुनिया में जैसे हम देखते हैं अमेरिका का पूरा एक अधिकार हो गया, अमेरिका सबसे ताकतवर देश के रूप में उभरा। तो ये जो कोल्ड वार एरा से अमेरिकन हेजीमनी तक का जो यूएस हेजीमनी तक का जो एक प्रोसेस है, उसके बीच में जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी या फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर है वो प्रोसेस। तो इसमें बताया गया है कि जो बर्लिन वॉल टूटी उसके बाद बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिससे कि सेकेंड वर्ल्ड यानी कि जो यूएसएसआर और कम्युनिस्ट ब्लॉक था वो कोलैप्स कर गया और कोल्ड वार ख़त्म हो गया पूरी दुनिया में। और जो जर्मनी था जो डिवाइड हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, वो दोबारा से यूनिफाई हो गया, एक जर्मनी बन गया। और फिर इसके बाद वन आफ्टर अनदर 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज that were part of Soviet bloc replaced their communist government in response to the mass demonstration। इसमें बताया गया है कि इस सब के जब हो गया तो 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्री थी, इनमें पोलैंड वगैरह, रोमानिया, ये सब हुआ करते थे। यूएसएसआर के साथ हुआ करता था। इन्होंने मास डेमोन्स्ट्रेशन के जो है लोगों की मांग जो थी उसको फुलफ़िल करने के लिए, जो उनके यहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी पहले, उन्हें ख़त्म कर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी वो एस्टेब्लिश की। The Soviet Union stood by as a Cold War began to end, not by military means but as a result of mass action by ordinary men and women। तो अब इसमें देखा जाता है कि ये सब जब हो रहा था तब सोवियत यूनियन जो था कुछ नहीं कर पाया, जब ये सारे बर्लिन वॉल टूटी और जो कम्युनिस्ट जो देश थे वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आने लगी। और क्योंकि सोवियत यूनियन अपनी रेड आर्मी थी, वो बहुत ताकतवर आर्मी थी, उसके बल पे हर जगह कम्युनिज़्म फैलाता था, तो उसकी सेना भी कुछ नहीं कर पाई लोगों के जो मास एजिटेशन था उसके सामने। इवेंचुअली सोवियत यूनियन इटसेल्फ डिसइंटीग्रेटेड। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द मीनिंग, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड। तो इसमें बताया गया है कि भाई बाद में जब ये सब हो गया तो सोवियत यूनियन में खुद भी कम्युनिज़्म नहीं रहा, सोवियत यूनियन खुद जो है डिसइंटीग्रेट हो गया और आज जैसे रशिया वगैरह, कजाकिस्तान, इन सब देशों में बट गया। और इस चैप्टर में हमें डिसइंटीग्रेशन के उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके कॉजेज़ के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्लिन वॉल सिम्बलाइजेज डिवीज़न बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। बट ये जो बर्लिन वॉल थी, इससे कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के जो डिवीज़न था उसके बारे में बताया जाता है कि जो वेस्ट बर्लिन सिटी थी वहाँ पे जो था, जो यूएसए या फिर कैपिटलिस्ट ब्लॉक था उसके गवर्नमेंट थी, और जो ईस्ट में था वहाँ पे कम्युनिस्ट वर्ल्ड था, यानी कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। तो 1961 में से बनाया गया। इससे ईस्ट और वेस्ट बर्लिन जो थे वो सेपरेट होता था। ये 150 किलोमीटर लंबी थी और 28 साल तक ये बनी रही। लेकिन 9 नवंबर 1989 को लोगों ने इसको जो है तोड़ दिया। तो इससे जो है इसके बाद जो है जर्मनी यूनिफाई हो गया। जर्मनी पहले जो 2 भागों में बटा था यूनिफाई हो गया, और ये सिंबलाइज़ करता है जो है सेकेंड वर्ल्ड के कोलैप्स का और कम्युनिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर के ख़त्म होने का। अब यहाँ पे इसके आगे जो टॉपिक है कि व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। अब पहले हमें सोवियत सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया गया है। द सोवियत यूनियन, द यूनियन ऑफ Soviet Socialist Republics USSR came into being after Socialist Revolution in Russia in 1917। तो जो रेवोल्यूशन हुआ था या रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, वो जो एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था उस 1917 में, उसकी वजह से यूएसएसआर का निर्माण होता है। द रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एंड अपोज द कैपिटलिज्म एंड द नीड ऑफ एगलिटेरियन सोसाइटी। तो ये जो इसमें सोशलिज्म का जो है उदय होता है और कैपिटलिज्म को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी जाती है, और एगलिटेरियन सोसाइटी यानी कि जिसमें सबके पास बराबर राइट्स हों, सब
किसी के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो, क्योंकि इनका सोशलिस्ट लोगों का मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से इनइक्वालिटीज़ आती हैं, तो इक्वलिटी स्थापित की जाने के लिए ये रेवोल्यूशन हुआ था. दिस वाज परहैप्स बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री टू एबॉलिश इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कॉन्शियसली डिज़ाइन सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी. तो इसे सबसे बड़ा एक प्रयास माना जाता है प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म करने के लिए. In doing so, the makers of Soviet system gave primacy to state and the institution of party. जो इस सोवियत सिस्टम में जो है स्टेट और पार्टी जो है बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन थे. The Soviet political system centered around communist party and no other political party or opposition was allowed. The economy was planned and controlled by state. तो इसमें बताया गया कि स्टेट का ही जो है टोटल वो था, लोगों के कुछ ऐसे राइट्स नहीं थे, पर्सनल लिबर्टी बहुत कम थी, और जो इकोनॉमी थी वो टोटल स्टेट के कंट्रोल में थी. आपकी कोई प्राइवेट दुकान नहीं हो सकती, आपकी प्राइवेट फैक्ट्री नहीं हो सकती यूएसएसआर में, जब सोशलिस्ट रूल आ गया उसके बाद. और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने ये सारी क्रांति की थी रशिया में, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की, उनको जो है कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आ गई. और जो बाकी पार्टीज़ थी उन्हें कुछ जो है आज़ादी नहीं थी, वो फॉर्म नहीं की जा सकती थी. केवल कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ती थी और चुनाव जीतती थी. तो एक तरह से जो वन पार्टी सिस्टम होता है जैसे चाइना वगैरह में, वैसा ही यूएसएसआर में भी था. आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर. तो हिटलर जो था उसने बहुत जगह कब्जा कर लिया था पूरे ईस्ट यूरोप में, पोलैंड वगैरह पे. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो यूएसएसआर की जो आर्मीज़ थी उन्होंने जो है ईस्ट यूरोप के बहुत सारे देशों को आज़ाद कराया था हिटलर से और फासिस्ट फोर्सेस से. तो इसलिए ये जो थे वो इसके कंट्रोल में आ गए सोवियत आर्मी के, और यहाँ पे फिर यही पॉलिटिकल सिस्टम लागू हुआ. द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज़ वर मॉडल्ड आफ्टर यूएसएसआर. तो ये भी यहाँ भी कम्युनिस्ट इकोनॉमी और कम्युनिस्ट स्टेट की स्थापना हुई इन देशों में, पोलैंड वगैरह में. दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ वाज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक. तो ये जो यूएसएसआर, पोलैंड वगैरह ये सब देश थे, ये जो है सेकेंड वर्ल्ड कहलाते थे, सोशलिस्ट ब्लॉक कहलाता था. The Warsaw Pact, a military alliance, held them together. The USSR was the leader of the bloc. तो जो एक मिलिट्री अलाइंस था इनके बीच में, इन सारे कम्युनिस्ट देशों के बीच में, उसे वार्सो पैक्ट कहा जाता है. और इस मिलिट्री अलाइंस का हेड यूएसएसआर था. द सोवियत यूनियन became a great power after Second World War. The Soviet economy was more developed than rest of world except US. It had a complex communication network, vast energy resources including oil, iron and steel, machinery production and a transport sector that connected its remotest area with efficiency. तो ये जो है कि सोवियत जो यूनियन था, यूएसएसआर था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बड़े पावर के रूप में उभरा, और पूरी दुनिया में यूएसए को छोड़कर इतना ताकतवर कोई देश नहीं था जो कि यूएसएसआर की इकोनॉमी को, यूएसएसआर के को टक्कर दे सके. क्योंकि यहाँ पे जो है इसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, इसका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था, एनर्जी रिसोर्सेज थे, इसके पास आयरन ऑयल के, और इसके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया था, जिससे ये देश इसकी मतलब यूएसएसआर का कोने कोने को जो जोड़ता था. इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम कार टू पिन्स थ्रू देयर क्वालिटी डिड नॉट मैच दैट ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज़. तो अब ये बताया गया है कि जो इसके पास अपनी एक इंडस्ट्री थी जो कि इसके कंज्यूमर यानी कि इसके जो लोग हैं उसकी ज़रूरतों पे जो है आधारित थी, और इसमें पेन से लेकर कार तक हर चीज़ बनाई जाती थी, लेकिन उनकी क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं होती थी जितनी कैपिटलिस्ट देशों की होती थी. द सोवियत स्टेट ensured a minimum standard of living for all citizens and government subsidized basic necessities including health, education, child care and other welfare schemes. तो यूएसएसआर में जो है सरकार जो है सारे सब कुछ सरकार के पास था, तो सरकार ने जो है लोगों को बहुत बढ़िया ज़िंदगी देने के लिए बेसिक स्टैंडर्ड्स दिए. तो अब फिर क्या होता है कि ये हर चीज़ पे सब्सिडी मिलने लगी इन्हें, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, चाइल्ड केयर पे. तो इससे लोगों को मतलब बहुत फ़ायदा होता था, हर चीज़ में सब्सिडी थी, बहुत कम रेट पे हर चीज़ उन्हें उपलब्ध थी. देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, क्योंकि स्टेट हर किसी व्यक्ति को जो है काम देता था. क्योंकि कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट सिस्टम का ये बेसिस ही ये है कि हर कोई जो जितने भी सिटीज़न हैं, जितने भी लोग हैं सोसाइटी के, वो मिल के मेहनत करेंगे और जो प्रोडक्शन होगा उसे आपस में बराबर बांट लेंगे. स्टेट ओनरशिप वाज डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप. लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सोवियत स्टेट. तो स्टेट ही सारे जो है चीज़ों को ओन करता था, जितने भी प्रोडक्शन होते थे, जितनी ज़मीनें थी, जितने खेत थे, सब स्टेट के पास थे. The Soviet system, however,
became very bureaucratic and authoritarian, making life of very citizens very difficult. Lack of democracy and absence of freedom of speech stifled people who often expressed their dissent in jokes and cartoons. तो अब इसमें बताया गया सोवियत सिस्टम में बढ़िया ये लगता है हमें कि चाइल्ड केयर हो रहा है, एजुकेशन हर किसी को मिल रही है, गरीब नहीं है कोई, सब बराबर हैं। लेकिन यहाँ पे एक इसकी बुरी साइड ये है कि वो बहुत ब्यूरोक्रेटिक था, अथॉरिटेरियन था, लोगों को पर्सनल लिबर्टी नहीं थी। कोई अगर तुम मतलब जो ब्यूरोक्रेसी का या स्टेट का थोड़ा भी विरोध करता था उसको जो है बहुत सज़ाएं जो भुगतनी पड़ती थी। लोग जैसे जोक्स बना देते हैं, कार्टून बना देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, वैसे नहीं बना सकते थे। मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म। और जैसे टाइम गुजरा तो उसके बाद जैसे इंस्टीट्यूशन पुराने हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रिफॉर्म नहीं हो पाता था इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि कोई अपने जैसे बुराई सुनना ही नहीं चाहता था। जैसे अगर कोई हमें बताएगा, जनता बताएगी सरकार में कमी है, तो उससे रिफॉर्म में ज़्यादा तेज़ी आएगी। लेकिन सोवियत सिस्टम में ऐसा नहीं था। द वन पार्टी सिस्टम represented by Communist Party of Soviet Union had tight control over all institution and was not accountable to the people। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके कंट्रोल में सब था, लेकिन जो है उसको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी लोगों के प्रति, क्योंकि वही चुनाव लड़ेगी, लोगों को वोट देना है उसे ही देना है, लोग वोट किसी और को दे नहीं सकते, तो उसको कोई डर नहीं था। वो अपने ब्यूरोक्रेसी मतलब अथॉरिटेरियन तरीके से डिक्टेटरशिप चलाती थी। जैसे हमने उसके बारे में सुना है, क्या नाम है उस हमने लेनिन और स्टोलिन के बारे में से, स्टोलिन को बहुत बड़ा तानाशाह माना जाता है। द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ पीपल इन 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स दैट फॉर्म द सोवियत यूनियन टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इंक्लूडिंग देयर कल्चरल अफेयर्स। तो अब भाई इसमें ये एक और चीज़ है कि सोवियत यूनियन कोई ऐसा नहीं अकेला देश था रशिया, उसमें बहुत सारे अलग अलग देश थे। जैसे कि पोलैंड है, मतलब पोलैंड तो एक अलग देश था, यूक्रेन हुआ, या फिर और जैसे कज़ाकिस्तान है या तुर्कमेनिस्तान है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग देश थे जिनमें अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते थे, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले रहते थे। तो जो उनका सिस्टम था कम्युनिस्ट पार्टी का, उसमें उन्होंने इस चीज़ को महत्व नहीं दिया कि यहाँ पे जो है बहुत डाइवर्सिटी है पूरे सोवियत यूनियन में, तो लोगों की मांग को माना जाए उनके, विशेषकर उनके कल्चरल अफेयर्स के लिए। और जो रशिया था उसका ही प्रभुत्व था। ऑल्दो ऑन पेपर रशिया वाज वन ऑफ द 15 रिपब्लिक्स दैट टुगेदर constituted USSR, in reality Russia dominated everything from people from other regions felt neglected and often suppressed। तो रशिया का ही जो है एक तरीके से वर्चस्व था, और जो बाकी इलाके के लोग थे, जैसे लुथेनिया था या क्या यूक्रेन था या जो कज़ाकिस्तान या सेंट्रल एशिया के जो लोग थे, उन्हें लगता था कि हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, रशिया अपनी तानाशाही चला रहा है। तो इसलिए यूएसएसआर के सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी एक। इन द आर्म्स रेस सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच यूएसए फ्रॉम टाइम टू टाइम बट एट ग्रेट कॉस्ट। अब ये आर्म्स रेस थी इन यूएसए और यूएसएसआर के बीच, हथियारों की रेस, यानी किसके पास ज़्यादा हथियार है। तो यूएसएसआर ने जो है हथियारों की रेस में अमेरिका को बार मैच तो कर पाया समय समय पर, लेकिन उसके लिए उसे बहुत कीमत चुकानी पड़ी। द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द बेस्ट इन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पायरेशंस ऑफ सिटीजन्स। अब ये बताया जाता है कि जैसे उसने अपनी आर्म्स हथियार बढ़ाने चालू किए, सेना मजबूत करनी चालू की, लेकिन इस चक्कर में जो है टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत पीछे हो गया, लोगों की एस्पायरेशंस पूरी नहीं कर पाया। जैसे मतलब पहले सोवियत यूनियन बहुत विकसित था बाकी देशों से, यूएसए को छोड़ के, लेकिन अब वो पिछड़ने लगा क्योंकि वो आर्म्स रेस में लग गया। उसने अपने सारे इकोनॉमी का पैसा जो है हथियारों में डालना शुरू कर दिया, वार में डालना शुरू कर दिया। The Soviet invasion in Afghanistan in 1979 weakened the system even further। तो जो अफ़गानिस्तान में इन्वेजन हुआ उससे बहुत नुकसान हुआ यूएसएसआर को। दो wages continued to grow, productivity and technology fell considerably behind that of West। अब यहाँ पे सोशलिस्ट सिस्टम की एक हमारे सामने दिक्कत सामने आती है कि सोशलिस्ट सिस्टम में ये तो होता है कि सबको काम मिलेगा, सबके पास बराबर पैसा होगा, लेकिन भाई अगर ये हो जाए कि आपको जो है नौकरी मिलनी ही मिलनी है और आपको सैलरी भी मिलनी है, तो फिर लोग आलसी हो जाते हैं, लोग काम नहीं करते। ऐसा ही यूएसए में हुआ, यूएसएसआर में हुआ। मतलब यूएसएसआर में हर किसी को नौकरी मिल गई, और जब हर किसी को नौकरी मिल गई और सैलरी मिलनी पक्की तय हो गई, तो लोगों ने सोचा हम मेहनत क्यों करें। इससे प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर गई वहाँ की, और जो है लेकिन वेजेस बढ़ते रहे, क्योंकि समय के साथ वेजेस तो बढ़ाने पड़ती हैं, ज़रूरतें बढ़ती हैं, आबादी बढ़ती है, रिसोर्सेज होते रहते हैं, तो रेट बढ़ते हैं हर चीज़ के, तो वेजेस भी बढ़े, लेकिन प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हुई। इससे बहुत नुकसान हुआ इकोनॉमी को।
और सोवियत यूनियन जो था वो पहले आगे हुआ करता था बाकी देशों से, लेकिन अब वो पिछड़ने लगा, वेस्ट के देश बहुत आगे चले गए उससे। दिस लेड टू द शॉर्टेज इन ऑल कंज्यूमर गुड्स, फूड इम्पोर्ट्स इंक्रीज एवरी ईयर। तो अब जैसे प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी तो तुम्हारी प्रोडक्शन तो डिक्लाइन करता जा रहा है, लेकिन लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, लोगों के वेजेस बढ़ रहे हैं, तो इससे कंज्यूमर गुड्स की कमी होने लग गई और जो फूड इम्पोर्ट्स था वो बढ़ने लग गया। यानी कि पहले सोवियत यूनियन को मतलब अब अपने खाने मंगाना भी जो था वो दूसरे देशों से मंगाना पड़ रहा था, इंपोर्ट कराना पड़ रहा था, तो हर साल फूड इम्पोर्ट्स बढ़ रहा था, यानी कि प्रोडक्शन डिक्लाइन कर रहा था, लेकिन लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही थी। द सोवियत इकोनॉमी वाज फ्लैटरिंग इन लेट 1970s एंड बिकेम स्टेगनेंट। तो अब 1970s में जो है ये डिक्लाइन चालू हुआ, उसके बाद सोवियत इकोनॉमी भी डिक्लाइन करने लगी इन सब वजहों से। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर के आने वाले पार्ट्स हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी रीडर्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो लाएं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।